हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमने मेटलर्जी का बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में, 2 लेक्चर में हम देख चुके हैं। अब आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। मेटलर्जी के लिए मैंने 4 स्टेप आपको बताए थे, वो 4 स्टेप आपको पता होना चाहिए। तो स्टेप 4 मेटलर्जी आपको याद होंगे, फिर एक बार फिर याद दिला देता हूं कि करते क्या है। तो सबसे पहले स्टेप 4 मेटलर्जी, फर्स्ट पाउडर्ड फॉर्म में लेके आना है, मतलब क्रशिंग फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब अयस्क का सांद्रण। और अयस्क का सांद्रण के लिए कौन सी विधि बताई थी, गुरुत्वाकर्षण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग पलवन विधि, और फोर्थ लीचिंग या निक्षालन। जिसमें ये 3 मेथड तो थे हमारे पास, फिजिकल मेथड, और ये लास्ट वाला था हमारे पास केमिकल मेथड। ध्यान आ गया। अयस्क का सांद्रण में क्या करते हैं, अयस्क में जो अशुद्धियां, गेंग या मैट्रिक्स, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर उपस्थित है, उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। थर्ड में क्या करते हैं अपन, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में कन्वर्जन करते हैं, मतलब सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करना, अशुद्ध धातु प्राप्त करना। वापस रिपीट करने का मतलब है कि आपको याद हो जाए। और यहां से 2 स्टेप थी। फर्स्ट, सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना। किस में बदलना है, धातु ऑक्साइड में बदलना। और इसके लिए 2 मेथड बताए थे, एक निस्तापन जो वायु की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में होता है, और एक भर्जन जो वायु की उपस्थिति में होता है। फिर बी क्या करना था, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु में अपचयन। इसके लिए हमने क्या मेथड लिए थे, प्रगलन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, हाइड्रोमेटलर्जी, और बाकी डिटेल है, इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप में क्या था, फर्स्ट सेकंड इसमें आना है, फिर थर्ड में जाना है, फिर फोर्थ स्टेप क्या था, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, क्रूड मेटल, इंप्योर मेटल जो मिला है उसको शुद्ध करना है। इसके लिए हमने क्या बोला था, द्रवीकरण, आसवन, दंड विलोडन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो सबसे ज्यादा काम में आता है, फिर वेपर फेज रिफाइनिंग, इसमें 2 देखे थे, वैन आर्कल मेथड, वैन आर्कल मेथड, और मून्स प्रोसेस। यही तो करना था, यही तो करना था, यही, इसी का तो नाम मेटलर्जी है। तो पीसने की विधि तो क्या बताऊंगा, मशीन में डालो, ग्राइंडिंग मशीन में, और उसका मिक्सर बना लो, मतलब पाउडर फॉर्म में ले आओ।
अब इसमें हम एक एक मेथड पढ़ेंगे कि किसके लिए कौन सा यूज में लेते हैं। तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा अयस्क का सांद्रण, ये वाला टॉपिक। ये 4 मेथड हम पढ़ने वाले हैं। गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, झाग फलन विधि क्या है, निक्सालन क्या है। 3 फिजिकल मेथड है, एक केमिकल मेथड है। जैसे ही सांद्रण हो जाएगा, फिर अगली स्टेप में हम पढ़ेंगे सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करना। तो उसमें 2 स्टेप है। पहले सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे, तो उसके लिए 2 मेथड पढ़ेंगे, निस्तापन और भर्जन। जैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम धातु में क्या करेंगे, अपचयित करेंगे। अपचयन के लिए डिफरेंट मेथड यूज में लेते हैं, गर्म करके भी अपचयित कर सकते हैं। उसके लिए बहुत डिटेल से हम बात करेंगे, एलिंगम डायग्राम वगैरह सब आएंगे इसमें। तो उसके लिए 3 मेथड है मेनली, तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे, किसके लिए कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, किस धातु ऑक्साइड के लिए कौन सा मेथड यूज में लेते हैं। ठीक है। फिर जैसे ही अशुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, तो उससे शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे तो फिर अपने पास द्रवीकरण कौन सी धातु के शुद्धिकरण में काम में आता है, आसवन, दंड विलोडन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, ये सब डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आज के लेक्चर में जो स्टार्ट करने वाला हूं, वो स्टार्ट करने वाला हूं अयस्क का सांद्रण और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और उसमें भी सबसे पहला गुरुत्व पृथक्करण विधि। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। वापस से मैंने रिपीट कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं वापस से। बेटाऊं याद होनी चाहिए मेटलर्जी 7 की 7। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं, अयस्क का सांद्रण। स्टेप सेकंड हम पढ़ने वाले हैं, और स्टेप सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हिंदी में इसी स्टेप को बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अयस्क का सांद्रण या कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मीनिंग क्या है, वो मैंने बोल दिया। अवांछित अशुद्धियों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। मैट्रिक्स, गेंग, मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर, तो ये बोल दूं अवांछित अशुद्धियों, मतलब मिट्टी, कंकड़, पत्थर को हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अवांछित अशुद्धियों, मिट्टी, कंकड़, पत्थर को हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। और इसी का दूसरा नाम मैंने बोला था बेनिफिकेशन ऑफ ओर। ये अदर नाम ध्यान रखोगे भैया, और थोड़ी बहुत इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। बेनिफिकेशन ऑफ ओर, या फिर मैंने बोला ड्रेसिंग ऑफ ओर। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे पहले फिजिकल मेथड, और वो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। चलो तुम्हारी जिंदगी को रंगीन बनाते हैं, रंगीन पेन यूज में लेते हैं। और पहला मेथड है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अब ये किनके लिए यूज में ली जाती है, ये अयस्क के कण और अशुद्धियों के कण, 2 तरह का अशुद्धियों के कण हो गए, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, उनके विशिष्ट गुरुत्व के अंतर पर आधारित है। तो फिजिकल मेथड है, पहला पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट है यह विधि अयस्क व
गेंग, गेंग किसको बोलते हैं? अशुद्धियों को बोलते हैं, अवांछित अशुद्धियां, या इसी को हमने बोला है गेंग, बार पहले बात कर चुका हूं। गेंग या अशुद्धियों के कणों के विशिष्ट गुरुत्व या घनत्व के अंतर पर आधारित है। मतलब अयस्क कण और अशुद्धियों के कणों के स्पेसिफिक ग्रेविटी या घनत्व बोल दो, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो, उनके अंतर पर आधारित है। मतलब यहां मैं ये बोलूं अयस्क के कण, सेकेंड पॉइंट, अयस्क के कण अशुद्धियों के कणों की तुलना में भारी होते हैं, अर्थात इनका घनत्व अशुद्धियों के कणों की तुलना में ज्यादा होता है, कणों की तुलना में ज्यादा होता है। अयस्क के कण अशुद्धियों के कणों की तुलना में, ठीक है, या फिर मैं बार बार ये बोलूं अशुद्धियों के गेंग के कण, अवांछित मिट्टी कंकड़ पत्थर के कण की तुलना में भारी होते हैं, अर्थात इनका घनत्व अशुद्धियों के कणों की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां हमें यह पता लग गया कि डेंसिटी जो है वो और पार्टिकल मतलब अयस्क के कण, और यहां लिख दूं मैं गेंग पार्टिकल, मतलब अशुद्धियों के कण से डेंसिटी और पार्टिकल की क्या होती है? ज्यादा होती है। यह विधि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड व कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट व कुछ सल्फाइड और के लिए यूज करते हैं। अब किसके लिए यूज करते हैं ये मैंने बोला है, ऑक्साइड में जैसे टिन स्टोन हो गया, हाइड्रोक्साइड OH, कार्बोनेट व कुछ सल्फाइड और के लिए यूज करते हैं। अब इस विधि में क्या करते हैं, इसको नाम मैंने दूसरा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को दूसरा नाम बोला है हाइड्रोलिक वोशन या द्रव्य चालित धावन। अब आप इसको समझेंगे, सिंपल सा मेथड है, कुछ भी नहीं है भाई। क्या करना है आपको, देखना समझना। ये मैंने लिया चूर्णित अयस्क, ठीक है, और यहां से तीव्र गति से जल गुजारने पर, यहां से मैं तीव्र गति से क्या कर रहा हूं, इस पे जल गुजार रहा हूं, मतलब वाटर सप्लाई कर रहा हूं, वो भी कौन सी, तीव्र गति से, और ऊपर से यहां से मैं डाल रहा हूं चूर्णित अयस्क। ठीक है, अब जब वाटर तीव्र गति से जाएगा तो जो भारी कण है वो पेंदे में आ जाएंगे। तो यहां ये अयस्क के कण जो क्या है, भारी, ये नीचे आ गए, और ऊपर यहां पे
ये है लाइट पार्टिकल, मतलब हल्के कण। किसके हैं? अशुद्धियों के। ये इधर से अलग हो जाएंगे और भारी कण इधर से यहां आ जाएंगे। तो यहां आप अयस्क कण को क्या कर लोगे? इकट्ठा कर लोगे। क्यों? क्योंकि अयस्क के कण भारी हैं, भारी है तो पेंदे में आएंगे, और जो इंप्यूरिटीज है, जो अशुद्धियों है, अशुद्धियों के कण हैं, वो हल्के हैं, तो वो वाटर प्रवाह करने से वो वाटर के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहां से हल्के कणों को अलग कर लिया जाता है। नीचे हेवी पार्टिकल्स, अयस्क के कण भारी होते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार से ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हो गई। सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे मैं कोई सा भी ले लो, टिन स्टोन, टिन स्टोन किसको बोलते हैं? SnO2। दूसरा नाम क्या बोला? कैसीटेराइट। याद कर लिए होंगे ना। कैसीटेराइट का अगर हमें कंसंट्रेशन करना है तो हम इसी मेथड से करेंगे। तो थ्योरी हो गई, किसके बेस पे है, क्या है, समझ में आ गया होगा। कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ये सारी थ्योरी आपको डिटेल से, आपको जो ई वर्कशीट आपको दी हुई है उसमें थ्योरी मिल जाएगी, और समझा मैंने दिया है कि किस, पता होना चाहिए किसके लिए करते हैं, सिद्धांत क्या है। ठीक है, सिद्धांत क्या है? विशिष्ट गुरुत्व में अंतर, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में अंतर। अयस्क के जो मेटल हैं, अयस्क जो धातु कण है, वो धूल पार्टिकल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर के कणों से भारी होते हैं, इसलिए वो पेंदे में रह जाएंगे। अशुद्धियां पानी के साथ ऊपर चली जाएगी, उनको अलग कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग या द्रव चालित धावन या गुरुत्व पृथक्करण विधि। फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा। चलें नेक्स्ट, मिटाऊं, स्क्रीनशॉट ले ले भैया। चलो, नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकंड, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, या हम हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये लो, वैसे नाम से क्लियर हो रहा है चुंबकीय पृथक्करण विधि का मतलब क्या है। फिर भी अगर हम इसकी थोड़ी देखें तो पहला पॉइंट आता है इसके लिए। वो पहला पॉइंट क्या है वो देखें। चुंबकीय अयस्क कणों को अचुंबकीय अशुद्धियों से, अचुंबकीय अशुद्धियों से पृथक किया जाता है। चुंबकीय अयस्क कणों को अचुंबकीय अशुद्धियों से क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। अगर उस और पार्टिकल में अयस्क कणों में अचुंबकीय अशुद्धियां उपस्थित है तो उसको अलग किया जाता है। तो यहां लिख दूं, अयस्क के कण, अयस्क के कण चुंबक से आकर्षित होते हैं तथा गेंग के कण, मतलब अशुद्धियों, चुंबक से आकर्षित नहीं होते। ठीक है,
अयस्क के कण चुंबक से आकर्षित होते हैं तथा गेंद के कण चुंबक से आकर्षित नहीं होते। तीसरा पॉइंट देखना, तीसरा पॉइंट क्या है, आयरन टंगस्टेट व मैग्नीज टंगस्टेट अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। अब मैंने बोला आयरन टंगस्टेट, आयरन टंगस्टेट का मतलब है FeWO4, दिस इज आयरन टंगस्टेट। मैग्नीज टंगस्टेट का मतलब है MnWO4। तो यहां ये कंपाउंड है क्या, Fe+2OWO4-2, ठीक है, ये MnWO4-2 तो यहां जो ये धातु है, ये मैग्नीज हो गया, ये आयरन हो गया, ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, Fe+2 क्या हो गया, चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये अनुचुंबकीय हो गया क्या, और Mn+2 के भी पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो गया, अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय का मतलब होता है जो चुंबक की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय का मतलब होता है जो चुंबक की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो आयरन टंगस्टेट व मैग्नीज टंगस्टेट के अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। इनमें SnO2 की अशुद्धि होती है, इनमें SnO2 की क्या होती है, अशुद्धि होती है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, मुक्त अयस्क का सांद्रण, हमने बोला ना अयस्क दो प्रकार से पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में या फ्री स्टेट में। मुक्त अयस्क का सांद्रण भी गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है। मुक्त अयस्क का सांद्रण भी गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है। ये समझ में आ गई बात, क्योंकि उसमें केवल मिट्टी कंकर पत्थर है, तो वो मिट्टी कंकर पत्थर अलग हो जाएंगे जो अभी पड़ा है पीछे, तो वो दिमाग में आ गया। मैंने बोला इनमें SnO2 की अशुद्धि होती है। अब SnO2 देखो, Sn किस में है, +4 में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय हो गया। और प्रतिचुंबकीय हो गया तो चुंबक की तरफ क्या नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा। तो आयरन टंगस्टेट मैग्नीज टंगस्टेट में अशुद्धि होती है SnO2 की, तो SnO2 की अशुद्धि को दूर किस मेथड से करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। और आयरन की मेटलर्जी में हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट का, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट का सांद्रण भी इसी सामान्यतः, सांद्रण भी सामान्यतया इसी विधि से करते हैं, ठीक है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट पता है ना Fe3O4, मैग्नेटाइट Fe2O3, मेन और ये होता है, इसका भी इसी से करते हैं। Fe3O4 का उससे भी कर सकते हैं, गुरुत्व अयस्क मुक्त उसे गुरुत्व पृथक्करण विधि से भी कर सकते हैं। अब इस विधि में होता क्या है, समझ में आ गई बात। इस विधि में क्या होता है, एक रेदर बेल्ट होता है, लेदर बेल्ट होता है, चमड़े का बेल्ट होता है, जो दो पहियों पे घूमता है। ये जो दूसरा पहिया है ना, ये चुंबकीय पहिया है, ठीक है, और इस पे एक बेल्ट लगा होता है, इसके ऊपर एक बेल्ट लगा होता है। ये बेल्ट मूविंग बेल्ट है, ये रेगुलरली क्या होता है, घूमता रहता है। यहां से ये हमने डाला चूर्णित अयस्क,
क्या डाला, चूर्णित अयस्क। और ये रेदर बेल्ट है जो रेगुलरली इन दो पहियों पे क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये है चुंबकीय पहिया, व्हील। तो यहां जैसे ये आएगा, यहां से ये इस बेल्ट पे घूमता रहेगा और यहां आएगा तो यहां दो ढेरी बन जाएगी। इस चुंबक के पास जो गिरेगा, यहां जो गिरेगा, और एक गिरेगा इस चुंबक से दूर, एक चुंबक के पास गिरेगा तो एक ढेरी तो यहां आ जाएगी, एक ढेरी यहां आ जाएगी। एक तो चुंबक के पास गिर रहा है, एक चुंबक से दूर गिर रहा है। चुंबक के पास जो गिर रहा है ये तो है अयस्क के कण या धातु कण। क्यों? क्योंकि धातु के कण क्या होते हैं, अयस्क के कण या धातु के कण चुंबक से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये तो इसके पास गिरेंगे। और ये वाली जो है ना, ये है अशुद्धियों के कण जो चुंबक से क्या नहीं हो रहे थे, आकर्षित नहीं हो रहे थे। इस प्रकार से हम ये मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। समझ में आ गई? सिंपल सा मेथड है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। चुनित अयस्क को डालेंगे, जो आकर्षित होंगे वो चुंबक के पास गिरेंगे, जो आकर्षित नहीं होंगे वो चुंबक से दूर गिरेंगे। दो ढेरियां बन गई, अलग कर दो, कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, ये सेकंड मेथड था, वो था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड या चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट है झाग पलवन विधि। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। मिटाऊं? चलो, ठीक है, नेक्स्ट है जो थर्ड मेथड है वो है झाग पलवन विधि। इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इसकी याद होनी चाहिए, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फ्रोथ, फ्लोटेशन, मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, झाग पलवन विधि। इंपॉर्टेंट है भैया। या फिर इसको बोलते हैं फेन पलवन विधि। ठीक है, यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में लेते हैं। पहला पॉइंट, किसके लिए काम में लेते हैं? फर्स्ट पॉइंट, यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में लेते हैं। किन के लिए लेंगे? सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए यह विधि काम में लेंगे। जैसे पीबीएस, गैलेना, ठीक है, एचजीएस, सिनबार, सबके नाम बताए हुए हैं। CuFeS2, कॉपर पायरिटीज का सांद्रण इसी विधि से किया जाता है।
पीबीएस, एचजीएस, सीयू, एपीएसटी, पीबीएस गैलेना हो गया, एचजीएस इनबार हो गया, सीयू एपीएसटी कॉपर पायरेट्स का सांद्रण इसी विधि से किया जाता है। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट समझे, केक को 2 बार रिपीट कराऊंगा, ये मेथड यही याद करवा दूंगा। दूसरा पॉइंट, Ag2S व Au2S का सांद्रण निक्सालन से किया जाता है, यह ध्यान रखना। या जेडएनएस भी ले सकते हो आप, जिंक सल्फाइड, जेडएनएस। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि ये सल्फाइड और हैं, सल्फाइड एसक है, तो मैंने लिखा यह विधि सल्फाइड एसक के लिए काम में लेते हैं। जैसे जेडएनएस है, पीबीएस है, एचजीएस है, CuApS2 है, इनका सांद्रण इसी विधि से किया जाता है। बट ये Ag2S और Au2S का सांद्रण जो है वो हम इस विधि से नहीं करेंगे, निक्सालन विधि से करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों सल्फाइड और हैं, Ag2S और Au2S, पर इनका सांद्रण निक्सालन से किया जाता है। और निक्सालन जो है वो केमिकल मेथड है, और वो मेथड कैसा है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसलिए उसकी बात यहां नहीं कर रहे। थर्ड जो इसका पॉइंट है कि ये झाग-पलवन विधि है, इसका बेसिकली सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अयस्क कण सिद्धांत, अयस्क कण तेल से भीगते हैं तथा अशुद्धियों के कण जल से भीगते हैं। यह इसका सिद्धांत है कि किस सिद्धांत पर आधारित है। अयस्क के कण तेल से भीगते हैं तथा अशुद्धियों के कण जल से भीगते हैं। यह इसका सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर यह झाग-पलवन विधि काम करती है। तो अयस्क के कण तेल से भीगेंगे तो वो झाग के साथ ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और जो अशुद्धियां है वो जल से भीगेगी तो वो बॉटम मतलब पेंदे में बैठ जाएगी। अब पहले सिद्धांत को समझते हैं, फिर इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो देखें, समझे आप इसको। ठीक है, और यहां मैंने ले लिया इसमें मैंने क्या क्या डाला है, चूर्णित अयस्क प्लस जल प्लस ऑयल मतलब तेल, और वो भी किसका, चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस ऑयल। ये ऑयल क्या है, ये है झाग कारक जो झाग बनाएगा। तो मैंने 3 का मिक्सर लिया है, 3 का निलंबन लिया है, 3 का निलंबन मैंने बना लिया। 3 के निलंबन में मैंने क्या क्या लिया है उसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, आप समझ लें कि क्या क्या चीज लिया है मैंने। इसमें चूर्णित अयस्क लिया है, प्लस जल लिया है, ऑयल लिया है, चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस ऑयल। और ये ऑयल किस काम का है, ये झाग बनाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं झाग कारक या फेन कारक हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से एयर वायु सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फैन लगा हुआ है, ये एयर सप्लाई हम कर रहे हैं, और ये फैन लगा हुआ है, पंखा टाइप का लगा हुआ है। तो एयर सप्लाई करूंगा तो ये घूमेगा, एग्निटेड होगा, इसको तीव्र गति से हिलाया जाता है। वायु सप्लाई करेंगे तो इसको हम तीव्र गति से क्या करेंगे, हिलाएंगे। तो ये जब तीव्र गति से हिलेगा तो ये झाग जो ऑयल है वो झाग बनाएगा। अब उन ऑयल के साथ कौन से कण भीगेंगे, अयस्क के कण तेल से भीगते हैं, तो यहां पे झाग आ जाएंगे, ये लो। और यहां पेंदे में कौन आ जाएंगे, जो अयस्क के कण तेल से भीगते हैं तो झाग के साथ क्या चले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि तेल ही क्या बना रहा है, झाग बना रहा है। अशुद्धियों के कण जल से भीगते हैं तो ये भारी हो जाएंगे कण और ये पेंदे में बैठ जाएंगे यहां पे।
तो ये तो है अशुद्धियों के कण, और ये है झाग प्लस अयस्क के कण। इसमें क्या है, झाग है, फेन और अयस्क के कण है। तो देखो मीनिंग समझना, झाग पलवन, पलवन का मतलब तैरना, मतलब झाग के साथ अयस्क के कण तैरेंगे ऊपर की तरफ, झाग के साथ अयस्क के कण तैरेंगे ऊपर की तरफ। इन झागों को दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर लिया जाता है। यहां ये दूसरे टैंक में हमने क्या कर लिया, इनको ट्रांसफर कर लिया, फिर इनको दूसरे टैंक में ट्रांसफर करके सुखा लिया जाता है, तो अयस्क के कण हमें मिल जाते हैं और अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं। दिस इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। सबसे पहले वापस से सुन लें कि प्रिंसिपल क्या है, अयस्क कण तेल से भीगते हैं और तेल क्या करता है, झाग बनाएगा, तो झाग के साथ अयस्क के कण ऊपरी सतह पे तैरेंगे, ऊपरी सतह पे चले जाएंगे, झाग पलवन करेंगे, उसमें अयस्क के कण है, इन झागों को दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर लिया जाता है। सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट के द्वारा इनको हम क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, जिसके कारण झाग खत्म हो जाएंगे, अयस्क के कण हमें मिल जाएंगे, अशुद्धियां नीचे बॉटम में रह जाती है। ये सिंपल मेथड है, बट इसमें और बहुत सारे फैक्टर मिलाए जाते हैं और कुछ भी मिलाया जाता है, और वो कौन सी चीजें मिलाई जाती है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक होता है झाग कारक, यहां तक समझ में आ गया, मिटाऊं। अब मैं इनमें और कौन से फैक्टर मिलाए जाते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, देखेंगे आप। इधर मिटा रहा हूं मैं इसको। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक एक हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन पहले बनता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि झाग पलवन विधि में झाग कारक कौन कौन है। फ्रोथिंग एजेंट, फ्रोथिंग एजेंट जो फ्रोथ बनाते हो, और वो झाग कारक है आपके पास चीड़ का तेल या यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस तेल, ये है झाग कारक जो झाग बनाते हैं। दूसरा बनता है झाग स्थायी कारक, झाग स्थायी कारक, झाग स्थायी कारक का मतलब है जो झाग को स्थायी करता हो, ऐसे नहीं झाग बनते ही खत्म हो जाए, मतलब झाग स्थायी कारक है। फ्रोथ स्टेबलाइजर बोलते हैं इनको, फ्रोथ स्टेबलाइजर, जो फ्रोथ को स्टेबलाइज करते हैं। ये क्या करते हैं, फ्रोथ का लाइफ पीरियड बढ़ा देते हैं, ये फ्रोथ का लाइफ पीरियड बढ़ा देते हैं, उसका टाइम बढ़ा देते हैं। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर है क्रिसोल या एनिलीन, क्रिसोल या एनिलीन। और झाग स्थायी कारक एनसीईआरटी इनको बोलती है, एनसीईआरटी इनको भी झाग, ये भी झाग बना रहे हैं तो झाग को स्थायी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये भी झाग स्थायी कारक है। ध्यान रखना, को गड़बड़ मत कर देना, ये भी झाग स्थायी कारक है, झाग का लाइफ पीरियड बढ़ा देते हैं। तो ये दो चीज बोली। अगला आता है तीसरा, और क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है संग्राहक, संग्राहक या पलवन कारक, ये क्या है। संग्राहक
या पलवन कारक, कलेक्टर, ठीक है, संग्राहक को हम कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर। ये कौन होता है? और ये होता है सोडियम इथाइल जेंथेट। ये करता क्या है? ये अयस्क के कणों को, अयस्क के कणों को जल से भीगने से बचाता है, वह अयस्क के कणों को झाग के साथ भेज देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, संग्राहक या पलवन कारक कौन होता है? तो सोडियम इथाइल जेंथेट। अब सोडियम इथाइल जेंथेट क्या है और ये काम कैसे करता है उसके बारे में बता रहा हूं, वो भी आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो देखो इधर, जब C2H5O- Na+ इसकी रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करवाते हैं, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां अटैक करेगा और बनेगा आपके पास C2H5O, कार्बन डबल बॉन्ड S और S- Na+। दिस इज सोडियम इथाइल जेंथेट। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम इथाइल जेंथेट। यह है पलवन कारक। अब ये काम कैसे करता है उसके बारे में बता रहा हूं। तो देखिए आप इधर, मैं ये दो चीज बता रहा हूं, झाग कारक, झाग स्थायी कारक। अब ये काम कैसे करता है उसके बारे में बता रहा हूं, सुनना और समझना कि ये काम कैसे करता है। तो सोडियम इथाइल जेंथेट है वो ये वाला है, C2H5O CS- Na+ डबल बॉन्ड S। इसमें दो पार्ट है, इसमें आपके पास दो पार्ट है। ये तो हाइड्रोकार्बन पार्ट हुआ, तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, ये है नॉन पोलर भाग, नॉन पोलर पार्ट। और ये जो पार्ट है इतना, ये है पोलर पार्ट। वो नॉन पोलर पार्ट है और ये पोलर पार्ट है, ठीक है। नॉन पोलर पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर पार्ट होता है और ये वाला पोलर पार्ट होता है। और नॉन पोलर पार्ट जो है ना वो होता है जल विरोधी, और ये होता है पोलर पार्ट होता है वो होता है जल स्नेही। ये जल स्नेही भाग है और ये जल विरोधी भाग है। नॉन पोलर पार्ट और पोलर पार्ट, दो पार्ट होते हैं सोडियम इथाइल जेंथेट में। अब मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे दिखाया। तो इसमें ये वाला जो पार्ट आया ना, शॉर्ट करके मैंने दिखा दिया है, इस वाले पार्ट को तो हम मान लेते हैं नॉन पोलर और इसको मान लेते हैं पोलर। इसी को मैंने ऐसे दिखा दिया। अब जो और पार्टिकल है ये वाला अयस्क का कण, ठीक है, या ऐसे दिखा देता हूं, ये वाला अयस्क कण और ये अयस्क का कण कैसा है? पोलर। क्योंकि जो मेटल है उस पर कुछ ना कुछ तो चार्ज है, मेटल है वो +1 में है, +2 में है, जितने भी है उस पर चार्ज है। तो मेटल का जो कण है वो कैसा हुआ? पोलर हुआ। अब देखो, आपने सोडियम इथाइल जेंथेट डाला, तो सोडियम इथाइल जेंथेट, ये वाला सोडियम इथाइल जेंथेट दिखा दिया मैंने ऐसे, और ये दोनों आपस में जब कनेक्ट करेंगे तो हमें पता है पोलर पोलर के पास जाता है, नॉन पोलर नॉन पोलर के पास जाता है। हमें पता है कि पोलर पोलर के पास जाता है, नॉन पोलर नॉन पोलर के पास जाता है। तो ये पोलर है, अयस्क का कण जो है, तो इसके साथ कौन जुड़ेगा? पोलर वाला पार्ट जुड़ जाएगा। ये लो, पोलर पोलर। अब इधर कौन रह गया?
ये कौन सा रह गया? नॉन पोलर पार्ट। तो ये वाला पार्ट कैसा हो गया? पोलर, क्योंकि अयस्क से कौन जुड़ेगा? पोलर पार्ट जुड़ेगा। ये लो, अब ये जो पार्ट है अयस्क के कण के चारों तरफ पोलर पार्ट है, और ये बाहर वाला ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है बाहर वाला, सेकंड जो लेयर बनी है, ये कैसी है? नॉन पोलर, और कैसी है? जल विरोधी। तो इस अयस्क के कण को सोडियम इथाइल जेंथेट ने इस प्रकार से घेर लिया कि इसके बाहर वाला ये जो पार्ट था पूरा, ये नॉन पोलर पार्ट है, जल इसके पास नहीं आएगा, अयस्क के कण को जल से नहीं भीगने देगा सोडियम इथाइल जेंथेट। क्यों? क्योंकि ये इसके चारों तरफ लग गया, तो इधर नॉन पोलर पार्ट बचा, पीछे टेल वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट। तो नॉन पोलर पार्ट कैसा हो गया? जल विरोधी। और जल विरोधी हो गया तो मैंने क्या लिखा? अयस्क के कणों को जल से भीगने से बचाता है। और अब ये किससे भीगेगा? केवल तेल से भीगेगा, और तेल से भीगेगा तो कहां जाएगा? झाग के साथ। वह अयस्क के कणों को झाग के साथ भेज देता है। इसको हम बोलते हैं संग्राहक या प्लवन कारक या कलेक्टर। क्लियर? समझ में आ गया? ये तीसरा हो गया। मिटाऊं? ये तीसरा फैक्टर हो गया, मिटा रहा हूं भैया। तो हम तीन चीज देख चुके हैं, तीनों को मैंने समझा दिया है। एक हमने देखा झाग कारक, एक देखा झाग स्थायी कारक, एक देखा संग्राहक या प्लवन कारक। ये कौन है? ऑयल। ये कौन है? क्रिसोल या फिर एनिलीन। ये कौन है? सोडियम इथाइल जेंथेट। यही देखा? ये कौन है? सोडियम इथाइल जेंथेट। अब एक अपने पास है अवनमक, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट, ठीक है। और एक है अपने पास एक्टिवेटर, सक्रिय कारक। तो एक, ये तीनों तो चीज हम समझ चुके हैं, इनका मीनिंग क्या है। एक और आया है ट्रम, एक और आई, दो ट्रम और आई है, अवनमक और एक्टिवेटर। एक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर और अवनमक क्या है? डिप्रेसेंट क्या है? एक अवनमक है आपके पास NaCN और एक्टिवेटर है आपका CuSO4। तो क्वेश्चन तो ये बनते हैं कि झाग कारक कौन है, झाग स्थायी कारक कौन है, संग्राहक या प्लवन कारक कौन है, अवनमक कौन है, एक्टिवेटर कौन है। अब ये तीनों टर्म हम समझ चुके हैं कि इनका मीनिंग क्या है। अब मैं बात करूंगा अवनमक का मतलब क्या है, ठीक है। NaCN क्या करता है, तो इसको देखें। अवनमक मतलब NaCN से दो डिफरेंट सल्फाइड ओर को पृथक किया जा सकता है। ये लो, अवनमक या NaCN से दो डिफरेंट सल्फाइड ओर को पृथक किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखें, मान लो PbS व ZnS दोनों उपस्थित है, PbS व ZnS दोनों उपस्थित है, तो अवनमक NaCN से इनको पृथक किया जाता है।
पीबीएस व जेडएनएस दोनों उपस्थित अवनमक NaCN से इनको क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, क्योंकि दोनों झाग के साथ आ जाएंगे, फिर आगे अलग मेथड अपनाना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, जैसे पीबीएस है प्लस जेडएनएस है, आपने जब झाग पलवन विधि कर रहे थे तो उसमें NaCN और मिला दिया, NaCN आपने और मिला दिया, तो पीबीएस तो रहता है अनरिएक्टिव, ये तो रिएक्ट करता नहीं है, और जेडएनएस होता है वो होता है रिएक्टिव। तो NaCN और जेडएनएस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। NaCN पीबीएस आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो जैसे रिएक्शन होगी बनेगा Na2ZnCN4 सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। कैसा है, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। अब जेडएनएस और पीबीएस दोनों प्रेजेंट थे, ये डायग्राम चल रहा था, मैं बोल रहा हूं यहां पीबीएस भी है और जेडएनएस भी है, आपने NaCN और मिला दिया इसमें। अब जब जेडएनएस तो NaCN के साथ रिएक्शन करके वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो जिंक तो नीचे रह गया और केवल झाग के साथ कौन जाएगा, पीबीएस जाएगा। मतलब NaCN जिंक को, जेडएनएस को झाग के साथ जाने से रोक रहा है, तो दोनों सेपरेट हो गए ना। तो NaCN जेडएनएस को झाग के साथ जाने से रोक देता है, NaCN जेडएनएस को झाग के साथ जाने से क्या कर देता है, रोक देता है। मतलब NaCN ने क्या किया, जिंक को सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो केवल झाग के साथ कौन गया, ऊपर कौन गया, केवल यहां कौन आया, केवल पीबीएस, नीचे कौन रह गया, जेडएनएस। पीबीएस को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब हमें जेडएनएस वापस भी तो लेना है ना, ऐसा थोड़ी अब पीबीएस को अलग कर लिया, अब जिंक सल्फाइड को हमें निकालना है, तो ये तो हो गया। अब क्या करेगा, तीसरा मैंने बोला एक्टिवेटर, और ये बोला CuSO4। जिंक के साइनो कॉम्प्लेक्स को, जिंक के साइनो कॉम्प्लेक्स को वापिस रिकन्वर्ट कर देता है जेडएनएस में। तो पहले NaCN डाला तो पीबीएस अलग हो गया, अब हम उसमें डालेंगे CuSO4। तो मैंने क्या बोला, एक्टिवेटर CuSO4 क्या है, जिंक के साइनो कॉम्प्लेक्स को वापिस रिकन्वर्ट कर देता है जेडएनएस में, ठीक है। मतलब Na2ZnCN4 जो है इसके साथ CuSO4 रिएक्ट करेगा ना, तो वापस से क्या बना देगा, जेडएनएस बना देगा, और फिर जेडएनएस को हम क्या ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे, क्योंकि पीबीएस को तो पहले अलग कर चुके हैं, अब जेडएनएस क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हुआ एक्टिवेटर। क्लियर आ गया, झाग कारक कौन, झाग स्थायी कारक कौन, अवनमक कौन, NaCN क्या करता है, पीबीएस और जेडएनएस को क्या करता है, सेपरेट करता है। एक्टिवेटर मतलब जिंक को वापस से एक्टिवेट करता है झाग के साथ जाने के लिए, इसलिए बोला है एक्टिवेटर। तो ये तीन मेथड थे, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और ये फ्रोथ फ्लोटेशन, जो तीनों मेथड फिजिकल मेथड थे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमने किया है। हमारा स्टेप चल रहा था अयस्क का सांद्रण, ये वाला स्टेप हम पढ़ रहे थे कि उसका कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है। तो इसमें हमने मेथड देखे थे, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और मोस्ट इंपोर्टेंट देखा था फ्रोथ फ्लोटेशन। ये तीन मेथड अयस्क का कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, सांद्रण कैसे करते हैं, अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं, ये तीन मेथड हम देख चुके थे। और तीनों मेथड थे हमारे पास फिजिकल मेथड। फोर्थ एक मेथड था हमारे पास लीचिंग, जिसको मैंने बोला निक्सालन, और ये मेथड था केमिकल मेथड। तो आज हमें लीचिंग के बारे में बात करनी है कि लीचिंग क्या है, केमिकल मेथड क्या है,
इसके बारे में बात करनी है। ये 3 मेथड हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर, समझ में आ गया? वही स्टेप है हमारी मेटलर्जी के लिए, जो स्टेप हम यूज में लेते हैं उन्हीं स्टेप के थ्रू हम जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करूंगा मैं लीचिंग से। कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय लीचिंग किसके लिए यूज में लेते हैं, ये केमिकल मेथड है और ये क्या प्रोसेस है इसके बारे में बात करते हैं। तो मेथड जो हमारा है वो है लीचिंग, या फिर बोला निक्सालन। सबसे पहला पॉइंट, यूज्ड फॉर एजी एल्यूमिनियम व गोल्ड के अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण लीचिंग से किया जाता है। एजी एल्यूमिनियम व गोल्ड, इनके अयस्क का सांद्रण लीचिंग से किया जाता है। तो लीचिंग किसके लिए यूज में आती है, पहले तो ये बोला है एजी, गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम। दूसरा पॉइंट है इट इज केमिकल मेथड, इट इज केमिकल मेथड, ये केमिकल मेथड है। तीसरा, इसका सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करेगा। सिद्धांत प्रिंसिपल तो होगा ही पर्टिकुलर। तो इसमें है जब ऐसा किसी विशेष विलायक में विलय हो, जब ऐसा किसी विशेष विलायक में विलय हो तथा अशुद्धियां, जो आप एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लोगे उस सॉल्वेंट में जो और है या अयस्क है वो तो सोल्यूबल होगा, बट अशुद्धियां तथा अशुद्धियां अविलय हो। मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें केवल मेटल के पार्टिकल सोल्यूबल होंगे, अयस्क सोल्यूबल होगा, उसमें जो इंप्योरिटीज है, अशुद्धियां हैं, वो क्या रह जाएगी, अविलय रह जाएगी। ये इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट का निक्सालन NaOH के प्रबल विलयन से किया जाता है। ये मैंने बोला जैसे बॉक्साइट है का निक्सालन NaOH के प्रबल विलयन के साथ किया जाता है। तो बॉक्साइट में SiO2, TiO2 एंड Fe2O3 की अशुद्धियां होती है। बॉक्साइट में SiO2, TiO2 व Fe2O3 की क्या होती है, अशुद्धियां होती है। इन इंप्योरिटीज के आधार पर बॉक्साइट को हम दो पार्टों में बांट देते हैं, रेड बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो देखो इधर बॉक्साइट जो है वो है Al2O3 2H2O, दिस इज बॉक्साइट। इसमें अशुद्धियां है SiO2, TiO2 और Fe2O3, ये क्या है, अशुद्धियां हैं, समझना। और इसको मैं NaOH के प्रबल विलयन के साथ इसको रिएक्ट कराऊंगा। तो देखो इधर Al2O3 जो है वो क्या है, एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहां जब ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी NaOH के साथ रिएक्ट करता है,
तो पहले बनाएगा सोल्यूबल मेटा एल्यूमिनेट, और इसको हम कर लेंगे फिल्टर। फिल्टर के बाद हमारे पास एक तरफ आ जाएगी रेजिड्यू, जो नहीं सोल्यूबल हुआ तो रेजिड्यू में कौन आ गया, इंप्योरिटीज आ गई। और फिल्टर में फिल्ट्रेट जो सोल्यूबल हुआ उसमें आया NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, अब इसको डाइल्यूट जल के साथ तनु करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा AlOH का होल थ्राइज में। तो इस प्रकार से हमने बॉक्साइड की क्या कर लिया, लीचिंग कर लिया। इंप्योरिटीज अनरिएक्टिव रह गई, पीपीटी बन गई, इंप्योरिटीज रह गई, छान लिया, क्योंकि सोल्यूबल मेटा एल्यूमिनेट बना। केवल NaOH में केवल Al2O3 सोल्यूबल होगा, ये तीनों ही इनसोल्यूबल होंगे, तो इनकी पीपीटी आ गई। जो सोल्यूबल बना फिल्ट्रेट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, उसमें जल के साथ तनु करने पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और इस प्रकार से हमने बॉक्साइड का क्या कर लिया, निक्षालन कर लिया। अब बॉक्साइड का निक्षालन करने के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज में ली जाती है, और वहां प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं, वो कौन से हैं देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब मैं बॉक्साइट की लीचिंग बता रहा हूं, उसके लिए 3 प्रोसेस है लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। ठीक है, इसमें 3 प्रोसेस है आपके पास। एक है बेयर प्रोसेस, एक है होल प्रोसेस, और एक है सरपेक प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस है बॉक्साइट की लीचिंग के लिए, बेयर प्रोसेस। और यहां तीनों प्रोसेस से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इसलिए तीनों प्रोसेस पता होनी चाहिए, बेयर प्रोसेस, होल प्रोसेस और सरपेक प्रोसेस। बेयर प्रोसेस किसके लिए यूज में लेते हैं, यूज फॉर रेड बॉक्साइड। ये रेड बॉक्साइट के लिए यूज लेते हैं। ये भी यूज्ड फॉर रेड बॉक्साइट, ये भी किसके लिए यूज में लेते हैं, रेड बॉक्साइट के लिए यूज में लेते हैं। और ये लेते हैं यूज्ड फॉर वाइट बॉक्साइट। अब तुम कहोगे कि सर रेड बॉक्साइड और व्हाइट बॉक्साइड में डिफरेंस क्या है, तो देखो, जो रेड बॉक्साइड है, इसमें जो इंप्योरिटीज होती है वो होती है आयरन की। किसकी इंप्योरिटीज, आयरन की। किस फॉर्म में, Fe2O3 फॉर्म में। इसमें इंप्योरिटीज होती है, अशुद्धियां होती है, वो भी होती है आयरन की। और व्हाइट बॉक्साइट में इंप्योरिटीज जो होती है वो होती है SiO2 की। अब इसके लिए सॉल्वेंट क्या यूज में लेंगे, सॉल्वेंट, इसके लिए सॉल्वेंट यूज में लेंगे NaOH, इसके लिए सॉल्वेंट यूज में लेंगे Na2CO3, और इसके लिए सॉल्वेंट यूज में लेंगे कार्बन प्लस नाइट्रोजन। ये सॉल्वेंट यूज में हमने लिया। अब आप देखो कि रेड बॉक्साइड जो है, अब रिएक्शन देखना भैया, Al2O3.2H2O और ये
NaOH। ठीक है, ये लिया NaOH लिया। तो आप खुद देखें कि इसमें अशुद्धियां किसकी है, आयरन की। आयरन की किस फॉर्म में, Fe2O3 फॉर्म में। अब ये कैसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ Fe2O3 रिएक्ट नहीं करेगा, केवल NaOH में सोल्यूबल कौन होगा, Al2O3 सोल्यूबल होगा, Fe2O3 सोल्यूबल नहीं होगा। तो यहां बनेगा NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। फिर मैं इसको जल के साथ तनु करने पर करोगे तो क्या बन जाएगा, AlOH का होल थ्राइज। ये हो गई लीचिंग। अब इसको अगर मैं हीट कर दूं, AlOH का होल थ्राइज बना, इसको हीट कर दूं तो बन जाएगा Al2O3, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिना। तो लीचिंग तो यहां तक की प्रोसेस थी, ये यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है ना, ये मैंने हाइड्रोक्साइड को गर्म किया है एयर की एब्सेंस में, बिना किसी वायु की उपस्थिति के। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निस्तापन किया मैंने यहां तक, ये वाला मैंने क्या किया है, निस्तापन किया है। तो इस प्रकार से बेयर प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कौन यूज में आता है, यूज्ड फॉर रेड बॉक्साइड। इंप्योरिटीज किसकी, आयरन की। सोल्वेंट कौन, NaOH। Al2O3 पहले सोल्यूबल सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, जल के साथ तनु करने पर Al का होल का थ्राइज और Al2O3 एल्यूमिना बन जाएगा। होल प्रोसेस में क्या होता है, इंप्योरिटीज वही आयरन की होती है। आयरन मतलब वही Fe2O3, वही कैसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है। और सोल्वेंट कौन है, Na2CO3। सोल्वेंट मैंने चेंज कर दिया, केवल प्रोसेस वही है, सेम प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो वही Al2O3.2H2O, ये रिएक्ट नहीं करेगा Fe2O3 Na2CO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी क्या है, बेसिक नेचर का है, और ये भी बेसिक है, तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहां ये Na2CO3, तो यहां बनेगा वही NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, साइड में CO2 बाहर हो जाएगी। फिर वापस इसको जल के साथ क्या करूंगा, तनु करूंगा, H2O और CO2 इंक्लूड हो रही है, तो बन जाएगा वही AlOH का होल थ्राइज। और इसको अगर हीट कर दूंगा तो वापस क्या बन जाएगा, Al2O3। Na2CO3 ठीक वैसे ही रिएक्शन करता है जैसे NaOH करता है। Na2CO3 ठीक वैसे ही रिएक्शन करता है जैसे NaOH करता है। तो इसको नाम दे दिया हमने होल प्रोसेस। सरपेक विधि इंप्योरिटीज किसके लिए यूज में लेते हैं, व्हाइट बॉक्साइड के लिए। SiO2 के साथ ये यूज में नहीं ले सकता, क्यों, SiO2 एसिडिक है और NaOH बेसिक है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, इसलिए सॉल्वेंट चेंज कर दिया। कार्बन और नाइट्रोजन हम यूज में लेते हैं। सॉल्वेंट क्या यूज में लेते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, Al2O3 2H2O और N2 के साथ रिएक्शन होगी 1800 डिग्री सेल्सियस पे। तो बनेगा पहले एल्यूमिनियम नाइट्राइट प्लस एल्यूमिनियम नाइट्राइट बनेगा। तो जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइट बना, साइड में H2O आएगा, फिर इसकी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा AlOH का होल थ्राइज और NH3। मतलब सरपेक प्रोसेस में NH3 सह उत्पाद है, मतलब इसमें साइड प्रोडक्ट कौन आता है, NH3। एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन करवाया, बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको आगे हीट कर दोगे तो किसमें चला जाएगा, Al2O3 में। यहां तक की प्रोसेस ही केवल लीचिंग है, इसके बाद तो ये वाली प्रोसेस, यहां से यहां वाली प्रोसेस को क्या बोल रहा हूं, कैल्सिनेशन। अब साइड में कार्बन जो है वो SiO2 की जो इंप्योरिटीज है उसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा CO2 और Si, दोनों वोलेटाइल हो जाएंगे। इस प्रकार से ये सरपेक विधि। तो एल्यूमिनियम के बॉक्साइड के लिए बेसिकली 3 मेथड हैं। तीनों मेथड, बेयर प्रोसेस, होल प्रोसेस, सरपेक विधि। बेयर प्रोसेस रेड बॉक्साइड के लिए, होल प्रोसेस भी रेड बॉक्साइड के लिए, सरपेक व्हाइट बॉक्साइड के लिए। एक ध्यान रखना, सरपेक विधि में सह उत्पाद साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनिया बनता है, और कार्बन SiO2 का रिडक्शन करता है, CO2 और Si दोनों उड़ जाते हैं, तो इंप्योरिटीज दूर हो गई।
यहाँ इंप्यूरिटीज इनसोल्यूबल रह जाती है और सोल्यूबल होकर दोनों में ही सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। जल के साथ तनु करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसको हीट कर दे तो एल्यूमिना बन जाता है। अब इसका ऑक्साइड बन गया ना। ये थर्ड स्टेप में क्या था, हमें कंसंट्रेट और का ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, तो ऑक्साइड बन तो गया ये, बट ये यहां से यहां क्या है, निस्तापन है। क्लियर? ये तीन प्रोसेस है, ये मैंने बताई आपको लिचिंग ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट की लिचिंग। अब मैं बता रहा हूं नेक्स्ट लिचिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की लिचिंग बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, देखें नेक्स्ट, नोट करें। नेक्स्ट आता है लिचिंग फॉर सिल्वर। या फिर मैं बोल दूं इससे पूरी, चलो पहले लिचिंग फॉर सिल्वर बोल देता हूं। अब देखो सिल्वर जो है, सिल्वर मुक्त अवस्था में भी होता है और संयुक्त अवस्था में भी होता है। तो सिल्वर मुक्त अवस्था में Ag और Ag2S संयुक्त अवस्था में, ठीक है, इसको बोला हमने सिल्वर ग्लास। दो तरह से आपको सिल्वर है, एक उपयुक्त सॉल्वेंट लेंगे जिसमें केवल एसिड सोल्यूबल हो, इंप्यूरिटीज इनसोल्यूबल हो। तो यहां सॉल्वेंट जो है वो है NaCN। सॉल्वेंट कौन है? NaCN। तो देखिए आप इधर Ag2S Ag+1 में है, ठीक है। सॉल्वेंट लिया मैंने NaCN और NaCN, एक्वस 0.4 से 0.8%, मतलब वेरी लेस डाइल्यूट, लिटिल डाइल्यूट, अत्यधिक कम मैंने इसको क्या किया है, तनु किया है। रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में, और जब NaCN सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है तो Ag2S NaCN में सोल्यूबल हो जाता है और एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो बनता है 2NaAgCN का होल ट्वाइस सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, और साइड में बनता है Na2S। अब ये जो Na2S है, तो Ag तो आ गया इन फॉर्म ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। अब जो Na2S है ये इस एयर के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है इसको Na2SO4 में कन्वर्ट कर देता है। देखो मैंने रिवर्सिबल का साइन लगाया है, मतलब एयर की अनुपस्थिति में रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसलिए रिएक्शन को अग्र दिशा में बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को अग्र दिशा में बढ़ाने के लिए एयर जरूरी है, जो Na2S को Na2SO4 में
बदल देती है। ये एयर की अनुपस्थिति में रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, Na2S वापस रिएक्ट करके इसको रिएक्शन को इधर ले आएगा। इसलिए रिएक्शन को अगर दिशा में बढ़ाने के लिए एयर जरूरी है, विदाउट एयर रिएक्शन नहीं होगी। जो क्या करती है एयर, Na2S को Na2SO4 में सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है। मतलब यहां क्या किया है, S-2 को S4-2 में कन्वर्ट कर रही है, इसलिए एयर की जरूरत है। तो यहां तक ये सिल्वर की मैंने लीचिंग की है, लीचिंग हो गई। ये यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है ये वाली, यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है ये है निक्सालन। अब देखो, अब मैं इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन, अब हमें Ag बनाना होता है ना, Ag, तो इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन में करवाता हूं जिंक से। जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक नीचे आता है, जिंक Ag से क्या आता है, ऊपर आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको बताई थी, लेके बारात काना मांगे अलविदा मन करे जहां फेंक दो निगाहे सुंदरी प्यार वाली, निगाहे सुंदरी प्यार भरी कौन आगे होगा पंडित सोनाराम शास्त्री। याद है, याद होनी चाहिए ना, बताई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर आता है और Ag नीचे आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS, तो जिंक कैन बी रिड्यूस सिल्वर, जिंक सिल्वर को अपचयित कर सकता है। तो अब मैं जिंक कराऊंगा तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Na2ZnCN4 प्लस Ag, ये मेटल प्रेसिपिटेट PPT, ये Ag मिल गया। ये कैसा Ag होता है, इम्प्योर। हमें सिल्वर की अगर मेटलर्जी करवानी है तो यही प्रोसेस ले लो यूज में, सिल्वर की मेटलर्जी हो गई। सिंपल सा मेथड है, पहले लीचिंग करवा दो, लीचिंग के बाद जिंक से रिएक्ट करवा दो। तो जिंक Ag को देखो, जिंक तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया +2 में और Ag किस में आ गया 0 में। तो मैंने क्या लिखा, जिंक सिल्वर को क्या कर सकता है, अपचयित कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे Ag की PPT बन गई, प्रेसिपिटेट आ गया और साइड में ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये पूरी प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, यहां से यहां तक की पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस इसको बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी या जलीय धातु कर्म। आप खुद देखो ना, हम क्या करवाते हैं, पहले ऑक्साइड, इसमें ऑक्साइड नहीं बना, इसमें डायरेक्ट हमने अपचन, लीचिंग से जो प्रोडक्ट बना उसी का हमने डायरेक्ट क्या करवा दिया, अपचन करवा दिया और ये बन गया इम्प्योर। ऐसे में बात करूं, Ag अगर नेटिव है, Ag नेटिव, नेटिव का मतलब समझते हो, मुक्त अवस्था में या नेटिव, नेटिव और है, ये सेम रिएक्शन होगी गोल्ड के साथ, गोल्ड के साथ भी सेम रिएक्शन होगी। देखो गोल्ड के साथ Au2S या बन जाएगा 2NaAuCN का होल ट्वाइस और यहां यही बन जाएगा और यहां Ag की जगह क्या आ जाएगा, गोल्ड। तो गोल्ड और Ag दोनों की बता दिए मैंने, गोल्ड के साथ भी यही आएगा और Ag के साथ भी यही आएगी, दोनों की मैंने बता दिया। ये कॉम्प्लेक्स कैसे क्या बनता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भैया, पहले बोल रहा हूं। ये यूज हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, पहले सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, फिर डायरेक्ट जिंक से हमने मेटल को प्रेसिपिटेट कर दिया, इसको बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। और आगे वापस बात करेंगे, यहां से यहां तक की लीचिंग है, पूरी प्रोसेस को हम हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं और Ag गोल्ड, इन दोनों की हाइड्रोमेटलर्जी हम करवाते हैं। उसके बाद Ag दिया आगे वापस से, तो Ag नेटिव अगर आपको दिया हुआ है, जैसे यहां नेटिव दे दिया ये, तो भी आपको रिएक्शन करवानी है किससे, NaCN, वही सोल्यूबल सॉल्वेंट NaCN, इसको किया आपने वेरी डाइल्यूट, अत्यधिक तनु, यहां 0.4 से 0.8% आपने डाइल्यूट किया और ये रिएक्शन फिर होती है इन H2O वेरी डाइल्यूट और हाफ O2। तो इसमें तो एयर का क्या रोल है वो बता दिया। इसकी बात करेंगे तो यहां भी प्रोसेस जो प्रोडक्ट बनेगा ये रिवर्सिबल नहीं होगी,
और यहां बनेगा Na2AgCN का होल ट्वाइस प्लस 2NaOH। तो इसमें इस O2 का क्या रोल है? रोल ऑफ ऑक्सीजन, ये पूछता है भैया इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या रोल है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड Ag इन Ag प्लस, ऑक्सीजन Ag को Ag प्लस में क्या कर देती है? ऑक्सीडाइज। यहां तो Ag प्लस में ऑलरेडी था, यहां एयर का रोल क्या है? Na2S को Na2SO4 में ले जाता है, जिससे रिएक्शन पीछे की तरफ नहीं है। यहां Ag जो जीरो में है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ये O2, इसलिए O2 की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन। तो ये O2 मतलब एयर, यहां एयर का अलग रोल है, वहां एयर का अलग रोल है। फिर वापस वही रिएक्शन होगी, वापस जिंक से करवा दो, तो यहां से यहां तक की वही प्रोसेस, ये यहां से यहां तक की क्या हुई? लीचिंग, और फिर वही जिंक, तो बन जाएगा Na2ZnCN4 और प्लस Ag की पीपीटी। ये और ये कंप्लीट प्रोसेस, ये भी कौन सी है? पूरी प्रोसेस कौन सी है? हाइड्रोमेटलर्जी। पूरी प्रोसेस का क्या नाम है? हाइड्रोमेटलर्जी। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यहां आप ये भी देख लें, जिंक क्या है? अपचाय का विकर्मक, और Ag प्लस किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लीचिंग बताई, किसकी? सिल्वर की, और साथ में किसकी बता दी? गोल्ड की। दोनों की लीचिंग भी बता दी और मेटलर्जी भी बता दी। अब जो यहाँ जो ये आता है ना, ये इम्प्योर आता है। अब इसकी हम क्या कर लेंगे? रिफाइनिंग कर लेंगे, इसको प्योर कर लेंगे। इसमें कोई रिडक्शन वगैरह कुछ नहीं करवाना, कि रिडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये था कंसंट्रेशन ऑफ, और 4 मेथड बताए, जिसमें 3 फिजिकल है और 1 केमिकल है। स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या थी? कंसंट्रेट एसक को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। अगली स्टेप यही थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। मिटाऊं? दो स्टेप हो चुकी, पहले क्रशिंग, दूसरी कंसंट्रेशन ऑफ और। तीसरी स्टेप क्या थी? तीसरी स्टेप का पहला मेथड क्या था? थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप का फर्स्ट क्या था? बी क्या था? थर्ड स्टेप में फर्स्ट तो था सांद्रित एसक का ऑक्साइड में कन्वर्जन, सांद्रित एसक का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। यही था। और इसी का बी था धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। सांद्रित एसक का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन और धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, ये इसका सेकंड मेथड था। तो यहां पे हम ये पढ़ने वाले हैं सांद्रित ऑक्साइड का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। इसके लिए 2 मेथड बताए थे, एक निस्तापन और एक भर्जन, ये वाले मेथड बताए थे। तो पहले ए पढ़ेंगे, उसके बाद बी पढ़ेंगे। तो ए में 2 मेथड है हमारे पास, निस्तापन और भर्जन। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं निस्तापन की। फर्स्ट है
कैल्सिनेशन, निस्तापन, कैल्सिनेशन या निस्तापन। अब कैल्सिनेशन या निस्तापन में क्या होता है, हम सांद्रित अयस्क को जो सांद्रित हमने किया है सेकंड स्टेप में, वायु की अनुपस्थिति में धातु के गलनांक से कम तापमान पर परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है। कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में धातु के गलनांक से कम तापमान पर, ऐसा ना हो कि वहां धातु ही गलित हो जाए, धातु के गलनांक से कम तापक्रम होना चाहिए, तापमान पर हम परावर्तनी भट्टी में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो अयस्क में निम्न परिवर्तन होते हैं। तो अयस्क में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, एक तो नमी दूर हो जाती है, पहला नमी दूर हो जाती है, उसमें जो मॉइस्चर है वो पूरा दूर हो जाएगा, जितनी भी नमी है, जितना भी वाटर है वो सब दूर हो जाएगा। दूसरा, वाष्पशील अशुद्धियां जब आप गर्म करोगे तो ऐसी इंप्योरिटीज है जो वोलेटाइल होती हो टेम्परेचर पे, तो वाष्पशील अशुद्धियां क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तीसरा, अयस्क छिद्रित हो जाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में धातु के गलनांक से कम तापमान पर आप परावर्तनी भट्टी में गर्म करोगे तो अयस्क में निम्न परिवर्तन होंगे, नमी दूर हो जाती है, वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है, अयस्क छिद्रित हो जाता है। अब देखो, कैल्सिनेशन पहले बात तो करते किसके लिए है, कार्बोनेट मतलब ऑक्सीजन सॉल्ट और कार्बोनेट, ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड और के लिए निस्तापन किया जाता है। किसके लिए किया जाता है यह पता होना चाहिए। निस्तापन किसके लिए करेंगे, कार्बोनेट और है, ऑक्साइड और है और हाइड्रोक्साइड और है, उनके लिए हम क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ZnCO3 केलेमाइन था क्या, वायु की अनुपस्थिति में आप इसको गर्म करोगे तो कार्बोनेट विघटित हो जाएगा, ZnO और CO2 ऊपर उड़ जाएगी, तो ये बन गया मेटल ऑक्साइड। तो कार्बोनेट विघटित हो जाते हैं, तो कार्बोनेट में कोई वायु की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हीट कर दो टूट जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ZnCO3 ZnO प्लस CO2। इसके अलावा जैसे PbCO3 हीट करोगे तो टूट जाएगा PbO प्लस CO2 में। ऐसे अगर मैं लूँ CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइज, तो ये टूटेगा CuO में और ये भी टूट जाए CuO में, CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइज, ये CuO 2CuO H2O और CO2 में। क्योंकि ये टूटा तो इसने क्या दिया CuO प्लस CO2, ये टूटा तो इसने क्या दिया COO प्लस H2। मैंने दोनों को मिक्स करके लिख दिया यहां पे। तो कार्बोनेट जब हीट करोगे
तो डिकम्पोज हो जाएगा, कोई सा भी ले लो सब ऐसे हो जाएंगे। FeCO3 लिया तो हीट करोगे तो टूट जाएगा FeO प्लस CO2 में, तो CO2 उड़ जाएगी, वाटर भी वेपराइज हो जाएगा, वाष्पशील हो जाएगा और आपके पास ऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बोनेट के लिए हम ये यूज में ले सकते हैं ऑक्साइड। तो जल योजित ऑक्साइड से जल दूर हो जाता है। ठीक है, मिटाऊं पहला एग्जांपल, नमी दूर हो जाती है, वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है, ऐसा छिद्रित हो जाता है। मिटा रहा हूं भैया, कैल्सिनेशन पढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, जलयोजित ऑक्साइड से जल दूर हो जाता है, जैसे Al2O3 2H2O, बॉक्साइट हीट करो Al2O3 2H2O और ये जल दूर हो गया। ऐसे ही Fe2O3 3H2O, लिमोनाइट हीट करो Fe2O3 प्लस 3H2O, डायरेक्ट हीट किया है, ऑक्साइड बन रहे हैं ना, ये ऑक्साइड बन गया, ये ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड तो हमें बनाना है। थर्ड, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोक्साइड है वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैसे? जैसे AlOH का होल थ्राइज, इसको हीट किया मैंने पीछे बोला है, क्या है ये? निस्तापन, और ये Al2O3 प्लस H2। तो किन के लिए करते हैं? कार्बोनेट के लिए, जलयोजित ऑक्साइडों के लिए और हाइड्रोक्साइडों के लिए निस्तापन करते हैं। दूसरा, भर्जन किसके लिए करते हैं? सेकंड मेथड कौन सा है? भर्जन। भर्जन के बारे में बात करते हैं, बताऊं? नेक्स्ट है रोस्टिंग या भर्जन। सल्फाइड एस्को के लिए रोस्टिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। किनके लिए? सल्फाइड एस्को के लिए। निस्तापन किनके लिए? कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और जलयोजित ऑक्साइड के लिए। ओके, तो मैं बोलूं सल्फाइड एस्को के लिए रोस्टिंग प्रोसेस काम में ली जाती है। इसमें भी वो सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। ये देखो कंसंट्रेट और है, कंसंट्रेटेड सल्फाइड और, इसको हीट करना है
और धातु के गलनांक से कम तापमान पर, धातु के गलनांक से कम तापमान पर, ठीक है। तो यहां बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल सल्फेट, और कौन सी भट्टी में, वही परावर्तनी भट्टी में। इस भट्टी का नाम है, इस भट्टी में करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, बट यहां एयर की उपस्थिति में, यहां वायु की उपस्थिति में, जबकि वहां निस्तापन में हम वायु की उपस्थिति नहीं लेते हैं। निम्न परिवर्तन होते हैं। यहां कौन कौन से परिवर्तन होंगे, सेम वही परिवर्तन होंगे। नमी दूर हो जाती है, असच्छिद्रित हो जाता है, ऐसे क्या हो जाता है, छिद्रित हो जाता है। तीसरा, अधातु की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड में बदल जाती है। अधातु की अशुद्धियां है वो वाष्पशील ऑक्साइड में बदल जाती है। अधातु की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड में, जैसे सल्फर है वो O2 के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में है तो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सल्फर की अशुद्धि है, आर्सेनिक की अशुद्धि है, तो आर्सेनिक भी कन्वर्ट हो जाएगा AS2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी, और ये भी वाष्पशील होता है। फॉस्फोरस अगर है तो भी ये भी कन्वर्ट हो जाएगा P4O10 या फिर P2O5। वाष्पशील अशुद्धियों में ये वाष्पशील ऑक्साइड में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब एग्जाम्पल से बात करें, जैसे एग्जाम्पल, अब इसमें मैंने क्या लिखा, मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फेट बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि कभी कभी सल्फाइड का अधिकांश भाग सल्फेट में बदल जाता है। देखो, कभी कभी सल्फाइड का अधिकांश भाग सल्फेट में बदल जाता है। इस लाइन का मीनिंग बताऊंगा, आप देखो, जैसे किसके लिए यूज में लेते हैं, सल्फाइड एस्को के लिए यूज में लेते हैं। तो सल्फाइड एस्क लो कोई सा भी, मान लो ZnS लिया, जिंक सल्फाइड से पहले राइट जिंक ब्लेंड, और ये 3/2O2 गर्म किया एयर की प्रेजेंस में, किसमें कन्वर्ट हुआ, ZnO प्लस SO2, ये बन गया मेटल ऑक्साइड। अब मैं लेता हूं, मान लो Cu2S, तो वही 3/2O2 हीट किया, किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu2OSO2 में। मतलब सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये सल्फाइड है। सल्फाइड को हमने क्या किया, तो कभी मैंने बोला कभी कभी सल्फाइड का अधिकांश भाग सल्फेट में भी बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं लूं PbS, तो 3/2O2, तो बनेगा PbO प्लस SO2। बट हो सकता है कि एक्सेस में O2 चली जाए और 2O2 और बन जाए PbSO4। तो ये मैंने बोला ना, सल्फाइड का कभी कभी सल्फाइड का अधिकांश भाग किस में आ गया, सल्फेट में भी आ सकता है। अगर एयर एक्सेस में चली गई तो हो सकता है सल्फाइड, कभी कभी सल्फाइड का अधिकांश भाग सल्फेट में बदल जाता है, तथा कुछ भाग ऑक्साइड में
बदल जाता है। तो जैसे पीबीएस का कुछ भाग पीबीओ में भी गया और कुछ भाग सल्फेट में भी गया। तो जब आप रोस्टिंग करवाओगे सल्फाइड ओर की, तो जैसे मान लो पीबी की आपने सल्फाइड ओर की करवाया, तो इसमें मैंने बोला मेटल ऑक्साइड भी बनेगा, ये मेटल ऑक्साइड भी बना और मेटल सल्फेट भी बनेगा, साइड में SO2 आएगी जो उड़ जाएगी। इसका नाम है रोस्टिंग प्रोसेस। तो मैंने दो प्रोसेस बताई, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ये हमारी थर्ड स्टेप का पहला मेथड था जिससे हमें कंसंट्रेट मेटल को, मतलब सांद्रित अयस्क को हमें धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट करना था। और थर्ड स्टेप का ही बी पॉइंट था धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करना था। उसका बी पॉइंट क्या था? धातु ऑक्साइड का धातु में क्या करना है? अपचयन करना है। तो वो कैसे करेंगे उसकी बात भी हम आगे करेंगे। मतलब आगे वाला जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास आएगा वो यही प्रोसेस आएगा कि धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयन। तो उसके लिए अलग अलग मेथड यूज में लेते हैं, उस मेथड से हम यूज में लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। समझ में आ गई बात? स्क्रीनशॉट। बोलो मिटाऊं? नेक्स्ट इसका बी पार्ट क्या था? थर्ड स्टेप बी पार्ट। वो था धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, मतलब आपके पास जो ये मेटल ऑक्साइड बना है, MXOY बैलेंस कर लो जो अलग अलग बन सकता है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें। तो इसके लिए यहां पे सीधा सा कंसेप्ट है, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड का मेटल में अपचयन। मतलब ये यहां से यहां जा रहा हूं ना, तो ये कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन। और इसके लिए मैंने बोला है कि आप ले सकते हो बाई स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग से कर सकते हैं, बाई हीटिंग, इसको हीट करके तोड़ सकते हैं, हीटिंग से कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से कर सकते हैं, या फिर बाई यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन कर सकते हैं। इस प्रोसेस में मैंने एक वो और बोला था हाइड्रोमेटलर्जी और बोला था, बट हाइड्रोमेटलर्जी किसके लिए होती है? वो एजी और एयू के लिए होती है, वो तो मैं बता चुका हूं। एक मेथड और था हाइड्रोमेटलर्जी, तो वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हाइड्रोमेटलर्जी ये तो किसके लिए होता है? एजी और एयू के लिए हाइड्रोमेटलर्जी होता है। पहले NaCN से, तो फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इसका जिंक से क्या करवाना है? रिडक्शन करवाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये क्या होता है ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। एक बार इनको पढ़ के जरूर आना, सीट जो दी हुई है ना उसमें सब लिखा हुआ आपको, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।